गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। माय नेम इज रोहित पेन्युली एंड आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लास देहरादून। मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम क्लास 11th केमिस्ट्री कर रहे हैं, जिसमें कि हमारा टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम चल रहा है, चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और हमने पहले वाले भाग में बच्चों बोर एटॉमिक मॉडल के बारे में समझा था कि जो बोर ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया था उसके क्या क्या पोस्टुलेट्स है, इसके बारे में हमने बात की थी, है ना। हाइड्रोजन एटम को लेके, है ना, कई बातें उन्होंने समझाई थी, उसके बारे में हमने बात की थी। ठीक, हमने बात की थी कि बोर में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, जिन्हें हमने एनर्जी लेवल्स कहा था। और हर एक एनर्जी लेवल्स की क्या होती है, अपनी एक फिक्स्ड एनर्जी होती है, और वहीं पे वो इलेक्ट्रॉन क्या रह पाते हैं, वहीं पे वो रिवॉल्व करते हैं। अगर उन्हें अपने से लोअर शेल में जाना है या अपर शेल में जाना है, अगर अपने से ऊपर वाले शेल में जाना है तो उन्हें एनर्जी गेन करनी होती है, फिर जाके वो पर्टिकुलर में बैठ पाते हैं, और नीचे आना है तो लूज करके आते हैं। जैसे कि सीढ़ियों का एग्जांपल दिया था कि सीढ़ियों में हर एक स्टेप में आदमी खड़ा हो सकता है, लेकिन हर स्टेप के बीच में वो खड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि वहां पे जगह बनी नहीं है। हर एक उसके लिए क्या है, एक फिक्स्ड जगह बनी हुई है, और उस फिक्स्ड जगह पे ही वो चीज रह सकती है। और यही बात उन्होंने जो मैक्सवेल की थ्योरी है, जो बताते हैं कि कोई भी एसिलेटेड चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व होते हुए अपनी एनर्जी लूज करता है, और वो इवेंचुअली क्यों नहीं गिर जाता एटम के अंदर, जो कि रदरफोर्ड नहीं बता पाए थे। जो ही रदरफोर्ड का जो मॉडल था उसका ड्रॉबैक बना था, उसको इन्होंने क्या किया, साबित करके दिखाया। इन्होंने आप बताया कि जो आपके पास रेडियस है, उन्होंने रेडियस के बीच में एक रिलेशन दिया था, ठीक है ना। एनर्जी का रिलेशन दिया कि पर्टिकुलर एनर्जी के बीच में क्या रिलेशन है। साथ ही साथ जो वेव नंबर होती है, तरंग संख्या, उसके बीच में एक रिलेशन दिया था रिडबर्ग कांस्टेंट को लेके, कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जब एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जाएगा तो किस तरीके से ट्रांजिशन करेगा, है ना। तो आज हम थोड़ा सा उसी को आगे लेते हुए समझेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, बोर एटॉमिक मॉडल के फेलियर करेंगे। तो चलते हैं बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ, उसको और अच्छे से जानने की कोशिश करें। क्लास 11th। ठीक, तो हम कह रहे हैं बच्चों बोर एटॉमिक मॉडल के बारे में। ठीक, तो हमने बच्चों एक रिलेशन देखा था, हमने, है ना, हमने एक रिलेशन पढ़ा है। ठीक है, वो रिलेशन क्या है हमारे पास, हमने हाइड्रोजन की जो रेखा स्पेक्ट्रम की व्याख्या थी, है ना। तो हमको पता है, अब हम थोड़ा सा पहले हाइड्रोजन की आप रेखे स्पेक्ट्रम की व्याख्या करते हैं उससे, ताकि आपको समझ में आए, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन के रेखा स्पेक्ट्रम की व्याख्या, हाइड्रोजन के रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या, ठीक है ना। तो बोर के मॉडल का उपयोग करके हाइड्रोजन के परमाणु के रेखा स्पेक्ट्रम की व्याख्या मात्रात्मक रूप से हम कर सकते हैं। तो बोर का जो पोस्टुलेट सेकंड था, है ना, बोर का पोस्टुलेट सेकंड के अनुसार कि भाई निम्न से उच्च मुख्यम क्वांटम संख्या की कक्ष में गमन करने पर ऊर्जा का अवशेषण होता है, ठीक है ना। क्या, निम्न से, नीचे से जब ऊपर की तरफ कोई भी इलेक्ट्रॉन जाएगा, ऊर्जा का क्या होगा, अवशेषण होता है। जबकि विकिरण का उत्सर्जन इलेक्ट्रॉन के उच्च से निम्न कक्षा की ओर इलेक्ट्रॉन का गमन करने पर होता है।
और ऊर्जा का उत्सर्जन इलेक्ट्रॉन के ऊपर से नीचे आने पे होता है। समझ आई आपको बात? उसका जो सेकंड पोस्टुलेट था उसके अनुसार उच्च मुख्य क्वांटम संख्या की कक्षा में गमन करने पर विकिरण का अवशेषण होता है ना। निम्न से उच्च, नीचे यानी नीचे से ऊपर की तरफ मुख्य क्वांटम संख्या की कक्षा में गमन करने पर ऊर्जा का अवशेषण होता है, जबकि ऊर्जा का उत्सर्जन जो उत्सर्जन होगा वो कब होगा? इलेक्ट्रॉन के उच्च से निम्न कक्षा की ओर इलेक्ट्रॉन का गमन करने पर होगा। तो हमने बात की थी तो दो कक्षाओं के बीच के ऊर्जा के अंतर को हमने किस समीकरण के द्वारा समझा था? हमने बोला था कि दो कक्षा के बीच के जो ऊर्जा है उसको हम इसके द्वारा समझ सकते हैं, डेल्टा ई बराबर ई नॉट माइनस ई वन, है ना। हम क्या करते हैं कि जो ऊर्जा है दो कक्ष के बीच की जो ऊर्जा डिफरेंस है उसको हम कैसे समझ सकते हैं? ऊर्जा के अंतर को डेल्टा ई बराबर आपका E2 माइनस E1, या इसको आप ऐसे लिखिए, इसको ऐसे लिखते हैं हम E फाइनल माइनस E इनिशियल। फाइनल मतलब जहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इनिशियल जहां पे पहुंचेगा, ऊपर वाला फाइनल, नीचे वाला इनिशियल, है ना। तो हमने देखा कि भाई जो ऊर्जा है ना, आपने बात की थी जो पोस्टुलेट था ऊर्जा का, वो क्या था बच्चों? माइनस आर एच अपॉन एन स्क्वायर। ऊर्जा के लिए हमने हमारे पास ऊर्जा है कि इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है उसके लिए हमारे पास क्या रिलेशन था? माइनस आर एच अपॉन एन स्क्वायर, ये हमारे पास रिलेशन था, है ना। तो माइनस आर एच अपॉन एन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। और ये आपका आर एच अपॉन किसके लिए? फाइनल के लिए, तो यहाँ पे मैं एन एफ लगा देता हूँ, है ना। इसी तरीके से माइनस आपका आर एच अपॉन एन इनिशियल का स्क्वायर, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो डेल्टा ई बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा? डेल्टा ई बराबर आपके पास माइनस आर एच अपॉन एन फाइनल का स्क्वायर प्लस आर एच अपॉन एन इनिशियल का स्क्वायर, है ना। इस तरीके से आ जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। तो हमारे पास डेल्टा ई कितना हो जाएगा? डेल्टा ई हो जाएगा हमारे पास आर एच अपॉन एन इनिशियल स्क्वायर माइनस आर एच अपॉन एन फाइनल स्क्वायर, है ना। ये हमारे पास एक रिलेशन हमारे पास इस तरीके से आ गया। आर एच कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, आर एच आप कॉमन लेंगे तो आर एच कॉमन लेंगे तो बचेगा 1 अपॉन एन इनिशियल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन फाइनल स्क्वायर, है ना। ये हमारे पास बच जाएगा, डेल्टा ई हमारे पास इस तरीके से बच जाएगा, है ना। और डेल्टा ई और जो आर एच है, आर एच की वैल्यू हमें पता है, रिडबर्ग कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18, 2.18 इंटू 10 की पावर 18 जूल होती है, अपॉन 1 अपॉन एन इनिशियल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन फाइनल स्क्वायर, है ना। ये हमारे पास आ गया डेल्टा ई का, ठीक है, डेल्टा ई का आ गया। अब बच्चों हमें पता है कि जो आवृत्ति होती है ना, जो आपकी आवृत्ति है, ठीक है ना। तो आवृत्ति आपकी क्या होती है? जो आपकी आवृत्ति है वो एनर्जी बराबर, जो आपके पास आवृत्ति होगी V म्यू बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? डेल्टा E अपॉन एच, है ना। आवृत्ति आप कितनी हो जाएगी? डेल्टा E बराबर एच, तो V इज इक्वल टू डेल्टा E। डेल्टा E का मान अभी हमने निकाला, कितना? 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18, है ना। और यहाँ पे आपके पास h का मान 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34, है ना, 10 की पावर 34। और दूसरा हमारे पास ये है 1 अपॉन एन आई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन एफ स्क्वायर, ठीक है ना, ये है। तो म्यू बराबर कितना आ गया? इन वैल्यूज को आप अगर सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आती है बच्चों 3.29 इंटू 10 की पावर 15, 1 अपॉन एन इनिशियल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन फाइनल स्क्वायर, ठीक है ना, ये आती है 3.29 इंटू 10 की पावर 15, 1 अपॉन एन आई इनिशियल अपॉन इनिशियल, ठीक है ना। ये आपके पास क्या होगी बच्चों? हमारे पास क्या है? ये वेलोसिटी, वो फ्रीक्वेंसी है। अब हमें तरंग संख्या अगर निकालनी है, तरंग संख्या,
है ना। तरंग संख्या आपके v बार, तो तरंग संख्या v बार क्या होगा बच्चों, म्यू म्यू बटा सी, है ना, म्यू बटा सी हो जाएगा आपका, म्यू बटा सी। तो म्यू आपके पास कितना है, म्यू आपके पास हमारे पास है 3.29 इंटू 10⁻15, ठीक है ना, अपॉन सी आपके पास 3 इंटू 10⁻18, और इधर आ गया आपके पास 1/ni² माइनस 1/nf², है ना। इस तरीके से आ गया हमारे पास। तो इसको सॉल्व करेंगे तो v बार यानी वेव संख्या आपके पास कितनी आ जाएगी, 1.09677 1.09677 टू 10⁻7 इंटू 10⁻7 1/ni² माइनस 1/nf², है ना। ये आ जाएगा हमारे पास v बराबर 1.09677 इंटू 10⁻7, इस तरीके से आ गया। तो इसमें बच्चों अवशेषण स्पेक्ट्रम में, है ना, अवशेषण स्पेक्ट्रम में NF क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है Ni से, ठीक है ना, और जो आपकी मात्राएं हैं वो धनात्मक हो जाती है, ऊर्जा का अवशेषण होगा। दूसरी ओर जब उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में Ni बड़ा होगा NF से, तो डेल्टा E आपका ऋणात्मक होता है और ऊर्जा मुक्त हो जाती है। आएगा समझ में भाई, जब अवशेषण होगा, मैंने आपको बताया था ना कि अवशेषण कब हो रहा, जब निम्न से ऊपर की तरफ, है ना, ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ कक्षा में जब गमन करेंगे तो उससे ऊर्जा का अवशेषण होता है, और जब ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो ऊर्जा का क्या होगा, ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो ऊर्जा का क्या होगा, आपका क्या होगा, उत्सर्जन होगा, ठीक है। तो हमने बात करी कि अवशेषण स्पेक्ट्रम कब होगा, अवशेषण स्पेक्ट्रम तब होगा जब NF क्या है, बड़ा है Ni से, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, निम्न से ऊपर जा रहे हैं ना, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। हमारे पास दो बातें देखिए, हमारे पास दो चीजें हैं, एक तो अवशेषण, एक अवशेषण स्पेक्ट्रम है और एक उत्सर्जन स्पेक्ट्रम है, ठीक है। एक वो है, एक उत्सर्जन है आपका, ठीक है ना, दो है। ठीक है, ये है स्पेक्ट्रम। हमने बात करी जब NF बड़ा हो Ni से, क्योंकि आपको नीचे से ऊपर की तरफ जाना है ना, आपको क्या करना है, निम्न से उच्च की तरफ जाना है, नीचे से कहां जाना है आपको, निम्न से उच्च की तरफ जाना है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, Ni बड़ा होगा NF से, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है बच्चों, उच्च से निम्न की तरफ जाना है, ठीक है ना, दो चीजें आप समझ आए आपको। जब क्या करेंगे, आपका जब अवशेषण में NF बड़ा है Ni से, और दूसरी उत्सर्जन में क्या होगा, Ni क्या होगा, बड़ा होगा NF से। तो जब आपका जो NF है अवशेषण हो रहा है, ऊर्जा का अवशेषण होगा, तो आपके पास जो मात्राएं हैं वो धनात्मक होगी, यानी पॉजिटिव होगी। लेकिन जब उत्सर्जन होगा तो डेल्टा E आपका ऋणात्मक होता है और ऊर्जा मुक्त होती है ना। इस टाइम डेल्टा E क्या होगा आपके पास, नेगेटिव। इस टाइम पर डेल्टा E आएगा और नेगेटिव आएगा। कैसा आएगा, डेल्टा E नेगेटिव आएगा। जब आप उच्च से निम्न में आएंगे तो डेल्टा E नेगेटिव, हम नीचे की तरफ आएंगे, ठीक है ना। इस तरीके से है बच्चों आपके पास, ये आपको समझ में आएगा। इस तरीके से ये हमने देखा, ठीक है ना। तो हमने क्या देखा इस समीकरण से, कौन से समीकरण से, इस वाले समीकरण से बच्चों। इस वाले समीकरण से हमें क्या पता चलता है, इस वाले समीकरण से हमें पता चल रहा कि ये आपका रिडबर्ग समीकरण है, जिसे हम उस समय पर उपलब्ध प्रायोगिक आंकड़ों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है।
इसके अलावा हम बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु के अवशेषण और उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में प्रत्येक स्पेक्ट्रमी रेखा एक विशेष संक्रमण के संगत होती है। कई हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्री अध्ययन में कई संभव संक्रमण देखते हैं, है ना, उनमें से कई स्पेक्ट्रम रेखाएं प्राप्त होती है। तो किसी भी स्पेक्ट्रम रेखा की तीव्रता इस बात पर निर्भर करती है कि एक समान तरंग दैर्ध्य का आवृत्ति वाले कितने फोटोन अवशेषित या उत्सर्जित होते हैं। एक तो पहली बात बच्चों ये, ठीक। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात क्या है कि आप जो ट्रांजिशन होते हैं, है ना, आप क्या कर रहे हैं, निम्न से उच्च जा रहे हैं, फिर उच्च से निम्न आ रहे हैं, इस तरीके से ट्रांजिशन इसमें भी होते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आएगा, ठीक। एक क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन के द्वारा और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमारे पास है बच्चों हाइड्रोजन परमाणु में, हाइड्रोजन परमाणु में हाइड्रोजन परमाणु में n = 5 अवस्था से n = 5 अवस्था से n = 2 अवस्था, n = 2 अवस्था, ठीक है, n = 2 अवस्था वाले संक्रमण के दौरान संक्रमण के दौरान उत्सर्जित फोटोनों की आवृत्ति उत्सर्जित फोटोन की आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य क्या होगा, और तरंग दैर्ध्य क्या होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपके पास। हाइड्रोजन एटम 5 अवस्था से वाले संक्रमण 5 से दूसरी में आ रहा है, ठीक है ना, कहां से आ रहा है बच्चों, 5 से दूसरी में आ रहा है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, आवृत्ति निकालनी है और आपको तरंग दैर्ध्य निकालना है, ठीक है ना। तो 5 से दूसरे पे आ रहा है, यानी n इनिशियल कितना हो गया, 5 हो गया, और फाइनल कहाँ जा रहा है, n फाइनल आपका 2 हो गया, है ना। इनिशियल 5 है, इनिशियल 5 है, आ कहाँ से रहा है, 5 से आ रहा है, जा आ रहा है 2 पे जा रहा है, फाइनल आपका 2 हो गया, है ना, 2 हो गया। समझ आओगे इतना। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था कि जब n इनिशियल n फाइनल से बड़ा हो तो उत्सर्जन हो रहा है ना, और उसने यहाँ पे बोला है कि उत्सर्जित फोटोन क्या हुआ, उत्सर्जित हुआ है, ठीक है ना। तो हमको आवृत्ति निकालनी है, हमको पता है आवृत्ति क्या होती है बच्चों, डेल्टा ई बटा एच, एच के मान हमको पता होता है, डेल्टा ई हमें निकालना है ना। तो डेल्टा ई कितना हो जाएगा, डेल्टा ई का भी हमने निकाला आर एच, है ना, ये आर एच की वैल्यू आप लिख लेते हैं, डेल्टा ई हमने लिखा आर एच, डेल्टा ई का अभी हमने सूत्र निकाला था 2.18 इंटू 10 की पावर -18 1 अपॉन एन आई स्क्वायर -1 अपॉन एन एफ स्क्वायर, है ना। ये सूत्र अभी हमने पीछे निकाला, देखो हमने पीछे निकाला आपका डेल्टा ई 2.18 इंटू 10 की पावर 18, है ना, 2.18 इंटू 10 की पावर -18 1 अपॉन एन आई -1 अपॉन एन एफ स्क्वायर, ये हमने निकाला। इसका यूज करेंगे हम, इसका उपयोग करेंगे, है ना। तो डेल्टा ई हो जाएगा हमारे पास 2.18 इंटू 10 की पावर -18 1 अपॉन एन आई हमारे पास 5 है, 5 का स्क्वायर -1 अपॉन एन एफ 2 है, 2 का स्क्वायर, है ना। तो डेल्टा ई कितना आ गया बच्चों, 2.18 इंटू 10 की पावर -18
1/5 का स्क्वायर 25 माइनस 1/2 का स्क्वायर 4 है ना। 5 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4। तो डेल्टा ई कितना आ रहा है हमारे पास 2.18 इंटू 10⁻18। ठीक है, यहाँ पे आप एलसीएम ले लो, कितना 100 आ जाएगा एलसीएम, है ना। 60 भी ले लेते हैं, 100 ले लिए, 25 4 जा 4 माइनस 4 25 जा 100, है ना। 4 25 जा 100, ठीक है ना। 425 जा 100। अब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आएगा डेल्टा इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁻18 इंटू कितना बच रहा बच्चों, नीचे 100 है और इधर 25 में से 4 गया -21, है ना, -21। तो डेल्टा ई कितना आ जाएगा हमारे पास, इसको ऐसे लिख सकता हूँ -2.18 इंटू 21, और ये 10 की पावर बच्चों -18, और ये 10 की पावर 2 भी ऊपर जाएगा, 10 की पावर कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, है ना। तो जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा 2.18 और 21 को कैलकुलेट करके देखते हैं कितना हो रहा है। 2.18 इंटू 21 45.78, 45 माइनस का 45.78 इंटू कितना हो गया 10 की पावर -20, है ना, 10 की पावर -20। तो डेल्टा ई इज इक्वल टू -45.78 इंटू 10 की पावर -20 हो गया, है ना, 10 की पावर -20 हो गया। तो मैं क्या करूंगा बच्चों, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए इस दशमलव को इधर शिफ्ट करूंगा 4.578। तो मुझे पता है कि जब लेफ्ट की तरफ चलते हैं, लेफ्ट की तरफ चलते हैं तो हम क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज। तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, आप -20 में +1 ऐड करेंगे, है ना। तो डेल्टा ई कितना हो जाएगा आपके पास -4.578 इंटू 10 की पावर -19, है ना। और किस में आएगा, ये जूल में आएगा। तो आप एक बात समझिए, आपको बताया था कि जब भी एन आई क्या है, बड़ा है, जब एन आई क्या है, बड़ा है एन एफ से, उच्च से निम्न की तरफ है, तो डेल्टा ई नेगेटिव होता है। और आया ना आपका डेल्टा ई नेगेटिव, आपको बताया था एन आई जब बड़ा होगा एन एफ से तो डेल्टा ई नेगेटिव आएगा। और यहाँ पे भी आप अगर ध्यान से देखें तो डेल्टा ई कितना आ रहा है हमारे पास, नेगेटिव आ रहा है ना। तो हमने डेल्टा ई निकाल दिया, अब आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो बस पुट कर दीजिए डेल्टा ई बटा एच। डेल्टा ई की वैल्यू हमारे पास आई 4.578 इंटू 10 की पावर -19, और सी हमारे पास, एच हमारे पास 6.626 इंटू 10 की पावर -34 जूल होता है ना, ठीक है ना। ये भी हमारे पास जूल सेकंड इनवर्स, जूल पर सेकंड का जूल। तो आंसर आपका किस में आएगा, आंसर आपका सेकंड में आएगा, सेकंड इनवर्स में आएगा। तो इसको लगभग आप कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेट करने पे जो आपके पास v आएगा, है ना, v यानी फ्रीक्वेंसी लगभग आती है 6.91, कितनी 6.91 इंटू 10 की पावर, कैलकुलेट कर सकते हैं हम, इजी है, 14 हर्ट्ज। 14 हर्ट्ज बोलो या सेकंड इनवर्स बोलो, है ना, सेकंड ऊपर जाएगा तो सेकंड इनवर्स, है ना। तो इस तरीके से इसको हर्ट्ज भी लिख सकते हैं हम, है ना। तो ये आपके पास फ्रीक्वेंसी आ गई, फ्रीक्वेंसी आ गई तो आप, फ्रीक्वेंसी आ गई तो आप क्या कर सकते हैं, वेव लेंथ भी निकाल सकते हैं, तरंग संख्या भी निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों आपने समझा होगा हाइड्रोजन का रेखीय स्पेक्ट्रम के बारे में, है ना, बोर के द्वारा, है ना। कई हमने जो सूत्र है वो निकाले, और क्वेश्चन कर के दौरान मैंने आपको समझाया कि जो ट्रांजेक्शन है यानी आपका संक्रमण है, कब से किस तरफ होगा, तो किस तरीके से आपको उत्सर्जन है, अवशेषण है, ई की वैल्यू नेगेटिव आएगी, कब आएगी, वो इस तरीके से होता है। मेरे ख्याल से सभी को समझ में आओगे इतना। इस तरीके से आप ध्यान से इसको करते रहेंगे तो और बेहतर आएगा बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।